गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा जो कंप्यूटर का जो हमारा हाफ चैप्टर बचा हुआ था, जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने पहले ही कर लिया था। अब हम यहाँ पे पार्ट सेकंड करेंगे। यूनिवेक फर्स्ट जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट है, जो कि फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि कमर्शियल पर्पज से इसको बनाया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय रेमिंगटन रैंड इन 1951। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ये 1951 में बनाया गया था और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और ये क्या करता था, टेक्स्ट को और न्यूमेरिक को, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को और नंबर्स को, इन दोनों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेशन सारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर: फर्स्ट, द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज लो; सेकेंड, द कंजम्पशन ऑफ पावर वॉज वेरी हाई; थर्ड, दे ऑक्यूपाइड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन; फोर्थ, द प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी वॉज वेरी लो; फिफ्थ, वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड a lot of heat. Computers of second generation: the invention of transistor by Nobel Prize winners John Burdeen, Walter H. Brattain and William B. Shockley in 1948 in the Bell Laboratories in America, led to the development of the second generation computers. Characteristics of second generation computers: in second generation transistors transfer resistor replaced the vacuum tubes completely. Hence, the second generation computers were first, smaller, faster and more efficient than the first generation computers; second, containing all the components such as printer, memory, disk, operating system, etc. Third, cheaper than the first generation computers; fourth, the heat dissipation was negligible. तो जैसे हम लिमिटेशंस की बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो उसकी स्पीड स्लो थी, पावर बहुत ज़्यादा थी, उसकी कंजम्पशन बहुत मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा आती थी, स्पेस बहुत ज़्यादा लेता था वो इंस्टॉलेशन में, प्रोग्राम कैपेबिलिटी कम थी और वैक्यूम जो ट्यूब्स थी वो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे। अब सेकेंड जनरेशन की बात आ रही है यहाँ पे। सेकेंड जनरेशन जो कि नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता था, जॉन बर्डिन और वॉल्टर एच ब्रेटेन एंड विलियम बी शेकली द्वारा किया गया था। कब? 1948 में इसे जनरेट किया गया था। ये जो कि बेल लेबोरेटरीज अमेरिका में है। ओके, ये सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। छोटे थे, तेज थे और बहुत अच्छे से वर्क करते थे। ठीक है, किसके मुकाबले? फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। सेकंड है आपका कंपोनेंट सच एज प्रिंटर। यस, प्रिंटर, मेमोरी डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर थे कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट जनरेशन में नहीं थे। थर्ड है आपका सस्ते थे फर्स्ट जनरेशन से। और फोर्थ है आपका हीट डिसिपेशन, यानी कि हीट बहुत कम थी इसके अंदर, मतलब ना के बराबर थी, तो नेग्लिजिबल पार्ट था इसका। ठीक है, सो नेक्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। दे यूज टू ICS reduce the size of the computers. They worked efficiently than first and second generation computers. Characteristics of third generation computers: they used ICs, popularly known as chips. These computers were smaller in size. These were more durable and reliable. They were low cost computers. Capacities of main memory were greatly increased. High level languages like Fortran and COBOL were used for programming in third generation. They used an operating system that allowed machines to run many different programs simultaneously. Computers of fourth generation: in 1971 a new generation of computers arrived with VLSI, that is very large scale integration technology microprocessors. Characteristics of fourth generation computers, that is fourth generation computers are the modern day computers. The main features of fourth generation computers are: they use large scale integrated circuits, that is LSI, and very large scale integrated circuits, that is VSLI. Second, they have much greater computing power and extremely large memory. तो हम यहाँ थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, उसके अलावा इसके साइज़ बहुत छोटा था, वर्क बहुत अच्छा करते थे। किससे? फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। देख सकते हैं आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो आईसी यूज़ करते थे, जो कि चिप्स कहते हैं इसको हम। और इसके अलावा ये साइज़ में बहुत छोटे थे, ड्यूरेबल थे, रिलायबल थे, मतलब कि इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, ना तो ख़राब होते थे ये। बहुत सस्ते थे ये। और जो इनकी मेमोरी थी बहुत अच्छी थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, फॉर्ट्रैन और कोबोल यूज़
यूज़ की गई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अलावा इसमें जो प्रोग्राम्स थे अलग अलग, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इन्हें मशीन्स अच्छे से रन कर पाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्ज ये अल्तायर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंप्यूटर्स ऑफ 4th जनरेशन की बात की गई है। यहाँ तो चिप्स की बात हुई थी, यहाँ पर अब माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं। 1971 में इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख सकते हैं। इसमें LSI और VLSI का यूज़ किया गया है। कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी थी, एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी यूज़ की, मतलब काफ़ी अच्छी मेमोरी थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका स्टोरेज Devices have greatly improved. The cost has been further reduced. Computers can be linked together or networked to share memory space, software, information, etc. They are compact, powerful, fast, highly reliable, and much cheaper to product output. Till the 4th generation of computers, the major stress was on improving the hardware. This resulted in smaller size and fast speed. Today's desktop, laptops, palm tops, mobile phones, embedded computers, and various household appliances are the examples of the 4th generation computers. Computers of 5th generation. The 5th generation computers are referred to supercomputers. They have a large storage capacity, high speed ability to do highly sophisticated operations, and the capability to make decisions of the right kind. These computers are based on artificial intelligence, copying intelligent human behavior. Robot can take decision through instruction fed into their memory. The situational and conditional decision making frame their working similar to human. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही थी 4th जनरेशन कंप्यूटर के। इसमें स्टोरेज पावर बहुत अच्छी थी और इन्होंने क्या करा था, जो रेट थी इसकी, जो कॉस्ट थी वो कम कर दी थी। और जो कंप्यूटर्स हैं इसके, उसकी मेमोरी स्पेस, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी, एक दूसरे से जुड़े हुए हुआ करते थे नेटवर्क इसके। ये कॉम्पैक्ट थे, पावरफुल थे, हाईली रिलायबल थे और फास्ट थे और बहुत सस्ते थे। ठीक है, और आउटपुट को प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छे से वर्क करा करते थे। अब फिर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो था, सबसे बड़ा जो वर्क था वो हार्डवेयर को इम्प्रूव करना था, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उसका साइज छोटा कर दिया गया और स्पीड अच्छी कर दी गई, जो कि आज डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल फोन और एम्बेडेड कंप्यूटर्स के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब 5th जनरेशन की बात है। 5th जनरेशन में आप रोबोट को देख सकते हैं। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की बात हो रही है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्पीड, एबिलिटी टू हाई सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन, बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं आप उसके अंदर, है ना। डिसीजंस लेने की क्षमता होगी, एक मैन का ही दूसरा रूप होगा वो। अब ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर का वर्क करेगी। इसमें सोचने की क्षमता होगी, स्टॉप करने की, वापस से कंटिन्यू करने की, सब चीज़ों की क्षमता होगी इसके अंदर। ठीक है, इसमें रोबोट्स डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो उसके अंदर वर्क कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन करता है। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, जैसे कि इसको मैं आपको क्या करना है, सुपर कंप्यूटर्स की पिक्चर्स आपको इंटरनेट से निकालनी है, या फिर आप इसमें अपनी ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अंदर नेम्स दे रखे हैं तो आप गूगल पे सर्च करके नेम्स सर्च करेंगे तो उसमें पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर आने के बाद में आप उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं। नाउ वी नो हाउ कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस। द कंप्यूटर्स दैट यू यूज इन स्कूल्स और एट होम आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और PCs. Benefits of computers include efficient operations in business and enhanced learning capabilities. Computers also bring cultures and families together by allowing people to communicate directly through the internet with online chat and email. Have you seen anyone around you carrying laptop and top computer? These are also species that were very common nowadays. तो कि अब आपने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आए, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। अब आप देख सकते हैं कि आपके घर में, स्कूल में पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि PCs बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं और बहुत सारी जगह करते हैं। जैसे कि ईमेल वगैरह भेजना होता है, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन चैट का यूज़ करते हैं। तो आपने अगर अपने आसपास लैपटॉप, पाम-टॉप कंप्यूटर देखे हैं क्या, तो वो अगर देखे हैं या फिर आपके घर में हैं तो वो PCs यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, और PCs बहुत कॉमन हो रहे हैं आजकल। ये आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप की पिक्चर है ये।
नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड, ये आपने बहुत इजी है तो पढ़ा हुआ है पहले ही, तो इसे हम फटाफट से कैरी ओवर कर लेते हैं। स्पीड, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा एट अ वेरी हाई स्पीड। एक्यूरेसी, इफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन entered into the computer is correct, then the result produced will be accurate. High storage capacity, it can store a large amount of data in a very small space. The stored data can be retrieved whenever required. Diligence, it is free from tiredness, it can work for hours without making error and performs the calculations with the high speed. Versatility, computers can perform different types of jobs such as preparing projects, playing games, listening to music and watching movies etc. फिर है आपका limitations of computer. In spite of so many advantages, computers do have some limitations also. For example, lack of decision making abilities, it works only on the instructions of the user. तो यहाँ characteristics है कंप्यूटर की स्पीड इतनी अच्छी होती है इसकी, हम जो वर्क घंटों में करते हैं वो ये काम 2 सेकंड में करके दे देता है। इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कोई भी कैलकुलेशन सब आप कर सकते हैं। एक्यूरेसी, हमारे आंसर्स गलत आ जाएंगे ह्यूमंस के, लेकिन कंप्यूटर के आंसर्स कभी भी गलत नहीं आते हैं, इसके आंसर हमेशा करेक्ट होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इतनी तो कैपेसिटी हमारे दिमाग में भी नहीं होती जितनी कंप्यूटर के अंदर हुई है। तो ये किसके द्वारा किया गया? मानव के द्वारा किया गया, और इस डेटा को हम दोबारा ले भी सकते हैं, लेकिन दिमाग में किसी चीज को अगर भूल गए तो वापस वो रिकॉल नहीं कर सकते। डिलीजेंस है, ये बिना थके हुए घंटों तक काम कर सकती है बिना गलतियों के, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो गलतियां कर देते हैं और थक तो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ही। वर्सेटैलिटी है, जैसे कि जॉब्स में, प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करने में, गेम्स खेलने में, म्यूजिक में, मूवीज में, स्कूल्स में, तो इन सब में ये अलग अलग जो अपने क्या कहते हैं जॉब्स परफॉर्म करता है, अलग अलग अपनी क्वालिटी को शो करता है, उसे हम वर्सेटैलिटी कहते हैं। अब यहाँ कंप्यूटर के लिमिटेशंस भी है, कुछ एक लिमिटेशंस हर चीज में होती है। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है कंप्यूटर के अंदर, वो मानव के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि अभी बताया गया था रोबोट का, तो रोबोट अभी तक इतने यूज में नहीं आए हैं, तो जब तक वो नहीं आते तब तक इसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की लैकिंग रहेगी। ये इंस्ट्रक्शन, यूजर के इंस्ट्रक्शंस पे ही वर्क करता है, विदाउट उसके वर्क नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर अब आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये आपके जो वर्दी टर्म्स है, ये आपके हार्ड वर्ड्स है। तो हार्ड वर्ड्स आपको क्या करने हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप चाहें तो इनके इंग्लिश मीनिंग जो दे रखे हैं वो एज इट इज आप लिख सकते हैं, और आप नहीं चाहें तो आप इनके वर्ड्स जो है उनको आप गूगल पे सर्च करके उनकी हिंदी मीनिंग भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा, उसी का ही शॉर्ट रूप है, तो आप एक बार इसको भी रीड करेंगे। अब आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर आप कोशिश कीजिए आप खुद कर सके। तो आपको 2 डेज का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको इनके आंसर्स भेजेंगे हम। तो अगर आपसे होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो हम आपको आंसर्स भेजेंगे आप उनमें से इनको फिल कर सकते हैं। तो आपको बुक में और नोटबुक में दोनों में ही इन्हें फिल करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।